हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में। जैसे कि हमने देखा था, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में दो पार्ट थे। एक तो स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन और दूसरा था स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन तक हम देख चुके थे लास्ट वीडियो में। स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, पर फिर भी स्पर्मेटिड फॉर्मेशन तक जो भी स्टेप्स हैं वो मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ कि जो टेस्टिस की सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, उनकी जो जर्मिनल एपिथेलियम है, उनकी प्राइमोडियल जर्म सेल या फिर प्राइमरी जर्म सेल, ये जो प्राइमरी जर्म सेल है, फर्दर इनमें क्या होगी, माइटोसिस चलेगी और ये नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम बनाएंगी। स्पर्मेटोगोनियम मतलब कि स्पर्म मदर सेल की फॉर्मेशन करेंगी और ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं। इनके अंदर 7 क्लास बताई थी मैंने, स्टेम सेल बताई थी, फिर जो बी क्लास थी वो फर्दर बहुत सारे माइटोटिक डिवीज़न करके अपने नंबर को बढ़ा रही थी और ए वाली स्टेम सेल की तरह बिहेव कर रही थी, बी वाली फर्दर ग्रोथ फेज में एंटर होगी। तो ये अपने माइटोसिस करके बहुत सारे नंबर बढ़ाएंगी, ये भी अपने नंबर बढ़ाएंगी। इनके मतलब जो फर्स्ट फेज था इसका मल्टीप्लिकेटिव फेज, उसमें बहुत सारे नंबर बढ़े। फिर क्या होगा कि जैसे मैं एक स्पर्मेटोगोनिया को उठा के बात करूं, ये एंटर होगी ग्रोथ फेज में। जब ये ग्रोथ फेज में एंटर होगी तो ये क्या करेगी, अपने साइज को ऑलमोस्ट डबल कर लेगी और इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की। जो साइटोप्लाज्म है वो इंक्रीज होगा, जैसे जो बाहर का न्यूट्रिटिव मटेरियल है जर्मिनल सेल से वो इसके अंदर एंटर करेगा और इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज होगा साइटोप्लाज्म के बढ़ने की वजह से। तो अब जो ये इंक्रीज्ड साइज वाली स्पर्मेटोगोनियम है, इसे हम नाम देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो एंटर करेगी तीसरे फेज में, जिसे हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट, रिडक्शनल डिवीजन, यहाँ तक सारे डिप्लॉइड हैं। अब दो बनेंगी, दो डॉटर सेल जो कि कैसी बनेंगी, हैप्लॉइड बनेंगी और उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, फर्दर ये क्या करेंगी कि इनमें मियोसिस सेकंड होगी। मियोसिस सेकंड होगी तो ये फर्दर दो दो डॉटर सेल में डिवाइड होंगी और जो ये डॉटर सेल बनी ये भी कैसी बनेंगी, हैप्लॉइड ही बनेंगी और इन्हें हम नाम देते हैं क्या, स्पर्मेटिड। अब हमें पढ़ना है कि ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस नॉन मोटाइल राउंडेड हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का एक फंक्शनल एंड मोटाइल स्पर्मेटोजोआ के अंदर। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो मेनली अब हम स्पर्मियोजेनेसिस के बात करेंगे, क्या क्या चेंज आते हैं स्पर्मेटिड के अंदर जब वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप हम किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, हम स्पर्मेटोजोआ से रिलेटेड पढ़ेंगे और इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो हम स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं। Spermiogenesis, it is the transformation of non-motile rounded haploid spermatid into functional and motile sperm या फिर spermatozoa। इसे जो स्पर्मियोजेनेसिस है इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं स्पर्मेटिलोसिस। इसके अंदर मेनली क्या है कि ये इन्वॉल्व करता है कुछ स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेलीज की मूवमेंट को, कि कुछ स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो कुछ अपनी पर्टिकुलर जगह पे जाएंगी, अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पे जाएंगी और साइटोप्लाज्म का लॉस भी होगा, कुछ सर्टेन ऑर्गेनेलीज का भी लॉस होगा और इसका मेन एम है टू इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, कि जो स्पर्म की मोटिलिटी है उसे इंक्रीज करना इसका स्पर्मियोजेनेसिस का मेन एम है। तो ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा रही, थोड़ा बीएससी के हिसाब से करवा रही हूँ, वरना स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस काफ़ी अगर हम डिटेल में पढ़ें, एक एक ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ें कि कैसे एक एक ऑर्गेनेली वो चेंज हुई है, तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस है। पहला हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में कि क्या क्या चेंज आते हैं। जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस होगा,
पतला होगा, नैरो होगा, और उसके एंटीरियर जो पॉइंटेड टिप है, ऐसे इस तरीके से एंटीरियर पॉइंटेड टिप बनेगी ड्यू टू लॉस ऑफ मटेरियल, जैसे कि आरएनए का लॉस हुआ, न्यूक्लियोलस का लॉस हुआ, मोस्ट ऑफ द एसिडिक प्रोटीन्स का लॉस हुआ। ये कैसे बनता है? बाय द कंडेंसेशन ऑफ डीएनए प्लस बेसिक हिस्टोन्स प्रोटीन। और इसके अंदर जैसे अगर मैं बात करूँ तो जो चेंज आते हैं हिस्टोन प्रोटीन है, वो जैसे ये तो है लाइसिन और आर्जिनिन रिच। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? लाइसिन और आर्जिनिन रिच है। ये कन्वर्ट होंगी पहले ट्रांसफॉर्मर्स में, फिर ये कन्वर्ट होंगी प्रोटामीन्स में। जो प्रोटामीन्स हैं ये क्या करती हैं कि इनके अंदर सिस्टीन रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं, जिनके साइड चेन में SH ग्रुप है, और ये फॉर्मेशन करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड की। डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने की वजह से ये डीएनए को ज़्यादा कॉम्पैक्टली, ज़्यादा कंडेंस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर मोर कंडेंस्ड फॉर्म में रख पाएंगे। इसके अलावा कि आपने देखा होगा कि जो स्पर्म का हेड है उसके ऊपर एक्रोसोम है। हेड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक्रोसोम प्लस न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ऐसे, ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर ये एक्रोसोम मिलेगा। तो जो एक्रोसोम है उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी कि जो स्पर्मेटिड का, जैसे ये न्यूक्लियस था स्पर्मेटिड का, यहाँ पर पड़े हुए थे गोल्गी रेजिड्यू पड़े हुए थे कि ये इस तरीके से सिस्टर्नी है, बीच में वैक्यूल है। धीरे धीरे क्या होगा कि जो वैक्यूल है इसका साइज़ बड़ा होगा, और ये वैक्यूल अपने जब साइज़ को इंक्रीज़ करेगा तो ये साइड वाली जो सिस्टर्नी है इनको ये एनगल्फ करने लगेगा, और जब ये इन्हें एनगल्फ करने लगेगा तो इसका साइज़ बड़ा होगा, और ये धीरे धीरे फिर चेंज होता है एक्रोसोम के अंदर। गोल्गी से क्या बनेगा? एक्रोसोम बनेगा। ये राउंडेड जो न्यूक्लियस है वो श्रिंक होकर इलोंगेटेड बनेगा। इसके अंदर क्या क्या चेंज आए ये हमने देखे ही कि आरएनए का लॉस होता है, एसिडिक प्रोटीन का लॉस होता है, न्यूक्लियोलस का लॉस होगा, और जो बेसिक हिस्टोन्स है वो प्रोटामीन्स में चेंज होंगे। डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने की वजह से ज़्यादा कंडेंस्ड होगा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर। अब एक मेरा क्वेश्चन है कि ये सारे जो चेंज हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्या ज़रूरत है? तो देखिए, एक बात देखिए कि पहला तो हमें क्या करना है कि जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड बना है उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? मोटाइल स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट करना है। दूसरी बात हमें और क्या करनी है कि मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म उसके अंदर रहेगा, ओवम के अंदर। तो स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज हो, स्पर्म आराम से मोटाइल बन सके, तो उस चक्कर में क्या होता है कि स्पर्म का ऑलमोस्ट सारा साइटोप्लाज्म इससे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सिर्फ ऐसे ही स्ट्रक्चर रखे जाएंगे जो स्पर्म के लिए हेल्पफुल हो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वो हेल्पफुल होंगे स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाने में, मोटिलिटी में। स्पर्म को फ्लैजिलम टेल प्रोवाइड करवाई जाएगी। स्पर्म का मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि वो क्या कर सके, आराम से पतला सा स्लिम सा होके मोटिलिटी उसकी बढ़ सके। इसके अलावा जो इसके अंदर सेंट्रियोल्स हैं वो अरेंज किए जाएंगे, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल को यहाँ ऐसे न्यूक्लियस के जस्ट नीचे एक डिप्रेशन होगा, वहाँ पे रखा जाएगा। ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, ये आगे पास ऑन किया जाता है ओवम के अंदर, क्योंकि ओवम के अंदर कोई सेंट्रियोल नहीं होता, और सेंट्रियोल ज़रूरी है स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि क्लीवेज तभी होगा जब स्पिंडल फाइबर बनेंगे, और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कौन करवाता है? सेंट्रियोल करवाता है। तो जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है स्पर्म का, ये ट्रांसफर किया जाता है ओवम में। उसके बाद जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो एक्सोनीम की फॉर्मेशन करता है। तो धीरे धीरे इसका जो ये राउंडेड स्ट्रक्चर है वो ऐसे इलोंगेटेड में, धीरे धीरे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में चेंज होगा। इस तरीके से चेंज आएंगे, छोटा सा एक्सोनीम बनेगा, फिर ये और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, और ज़्यादा साइटोप्लाज्म का लॉस होगा, और ये एक्सोनीम है वो और लंबी की जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया आके, यहाँ जो ऐसे बिखरे पड़े थे माइटोकॉन्ड्रिया वो यहाँ आके अरेंज होने लगेंगे, और फाइनली जो स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर है वो बनाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक स्पाइरल की फॉर्म में आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नेबन कर्ण। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, इसके ऊपर एक्रोसोम, ये एक्सोनीम की फॉर्मेशन करेगा, ये टेल है, यहाँ पर इस तरीके से स्पाइरल की फॉर्म में
जनरली हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्पाइरल को, इस तरीके से कि माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो स्पाइरल की फॉर्म में अरेंज किए जाएंगे। तो ये हो गया हेड। हेड के अंदर दो चीज़ हैं, एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। यहाँ नेक है, नेक के अंदर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। ये मिडल पीस है, मिडल पीस के अंदर नेबनकन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और यहाँ एक रिंग एनुलस प्रेजेंट होगा। उसके बाद में ये टेल है। जो साइटोप्लाज्म था वो क्या करेगा, एक कवरिंग बनाने लगेगा, एक साइटोप्लाज्मिक सीथ बनाएगा इस टेल के अराउंड, और उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक सीथ। तो ये टेल के अराउंड एक प्रोटोप्लाज्मिक सीथ बनेगी और जो ये रीजन रह गया एक्सोनिम का अनकवर्ड साइटोप्लाज्मिक सीथ से, उसे हम बोलते हैं एंड पीस। वैसे एंड पीस मैमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये प्रेजेंट किसके अंदर होता है, एम्फीबिया के केस में। तो किस तरीके से एक स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ स्पर्मेटोजोआ के अंदर स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू। तो एक बार हम समरी के रूप में देख लें कि कौन सा स्ट्रक्चर था स्पर्मेटिड का और वो स्पर्मेटोजोआ के अंदर किस चीज़ में चेंज हुआ है। कि भाई पहले हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस का क्या काम हुआ है, न्यूक्लियस हुआ है श्रिंक एंड इलोंगेटेड। दूसरा हम बात करें गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ से बना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स किस में चेंज हुआ, एक्रोसोम में चेंज हो गया। फिर जो डिस्टल सेंट्रियोल था, डिस्टल सेंट्रियोल ने किसकी फॉर्मेशन की, स्पर्म की टेल की, एक्सोनिम की या एक्सियल फिलामेंट की फॉर्मेशन की। जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वो माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल नेबनकन में चेंज हो गए, मिडल पीस की फॉर्मेशन करते हैं। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म का लॉस होगा, सिर्फ मैंचिटेक लेयर को छोड़ के, और टेल सीथ की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चेंज हुए हैं कि कैसे एक स्पर्मेटिड है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हुआ। तो जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्मेटोजोआ में जब चेंज होंगे तो वो कहाँ चेंज होंगे, सर्टोली सेल्स के डीप फोल्ड में। सर्टोली सेल्स को क्या बोलते हैं, नर्स सेल बोलते हैं, जो कि मैच्योर, जो स्पर्मेटोजोआ मैच्योर हो रहा है उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। और जो अभी मैच्योर हो गया, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ का रिलीज, कि भैया सर्टोली सेल है इसके ऊपर ये स्पर्मेटोजोआ है वो नरिशमेंट ले रहा है, अभी मैच्योर हो चुका है, तो यहाँ से इसका रिलीज होना इन द ल्यूमन ऑफ सेमेनिफेरस ट्यूबुल। जैसे ये सेमेनिफेरस ट्यूबुल है, ये यहाँ पे ये इसकी फोल्डिंग थी, ये सर्टोली सेल था, यहाँ इसका ये हेड एम्बेडेड था। अब ये यहाँ से रिलीज होकर जो ल्यूमन में जाएगा, इस ल्यूमन में सेमेनिफेरस ट्यूबुल के ये रिलीज होगा। तो जो प्रोसेस है, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड इन ल्यूमन ऑफ सेमेनिफेरस ट्यूबुल। तो जो ये प्रोसेस है रिलीज होने की, इसे हम नाम देते हैं स्पर्मिएशन। क्या नाम देते हैं, स्पर्मिएशन। की जो प्रोसेस है रिलीज होने की उसे हम क्या नाम देते हैं, स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजोआ है वो टेस्टिस को छोड़ेंगे, लेकिन अभी वो फर्टिलाइज करने में इनकैपेबल है, तो वो थोड़ा सा टाइम उन्हें कहाँ रहना पड़ेगा, एपिडिडाइमिस के अंदर रहना पड़ेगा और फीमेल जेनाइटल ट्रैक में रहना पड़ेगा फॉर कंप्लीट मैचुरेशन या फिर कंप्लीट फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल होने में। क्योंकि अगर स्पर्मेटोजोआ डायरेक्टली एपिडिडाइमिस से ना होते हुए और डायरेक्टली इजैकुलेट कर दिए जाएंगे बिना एपिडिडाइमिस में रहे हुए, तो वो मैच्योर नहीं होंगे, वो फर्टिलाइज नहीं कर सकते। दूसरा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में इनका चलता है कैपेसिटेशन, तो कैपेसिटेशन अगर इनका नहीं होगा तो भी ये ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। एपिडिडाइमिस के ड्यूरिंग जब ये रहेंगे तो क्या किया जाता है कि स्पर्मेटोजोआ की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन लगाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लगाया जाता है, ताकि जो मेम्ब्रेन है वो फ्रेगाइल ना हो। एक्रोसोम का जो कंटेंट है, जो कि लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है एक्रोसोम के अंदर, वो मेल जेनाइटल ट्रैक में रिलीज ना हो, और वो रिलीज हो फीमेल जेनाइटल ट्रैक में। इसलिए कैपेसिटेशन की प्रोसेस की जाती है ताकि उस मेम्ब्रेन के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ था वो हटाया जा सके और जो एक्रोसोम का कंटेंट है वो एक्रोसोम से बाहर लाया जा सके। तो जो सर्टोली सेल हैं वो क्या काम करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगी, प्रोटेक्शन देंगी, नरिशमेंट देंगी। अब हम बात करते हैं कि इसका हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस।
तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फर्दर ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये एडिनोहाइपोफाइसिस जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके ऊपर एक्ट करेगा। ये दो हार्मोन रिलीज करता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक्ट करेगा टेस्टिस की लेडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल पे, और ये एक्ट करता है सर्टोली सेल पे। जैसे हमने 12th के एनसीईआरटी में देखा होगा, इस तरीके से डायग्राम है, ऐसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना रखे हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ऐसे लाल लाल रंग का ये स्पेस, रेड कलर में स्पेस दिखा रखा है, इंटरस्टिशियल सेल्स दिखा रखी है इसमें। तो जो ये इंटरस्टिशियल सेल है इनका दूसरा नाम क्या है, लेडिग सेल। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सीक्रेशन करेंगी, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है अलोंग विद एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन प्लस एफएसएच ये क्या काम करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं, स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन करवाएंगे। फिर जो टेस्टोस्टेरोन है वो जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, दूसरे सेकेंडरी ऑर्गन है, या फिर जो मेल करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्यूबर्टी के बाद चेंज आता है मेल के अंदर, मेल की आवाज़ है वो हैवी होती है, बॉडी मस्कुलर बनती है, तो ये सारे चेंज आते हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से। फिर अगर टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है एडिनोहाइपोफाइसिस से और हाइपोथैलेमस के ऊपर, ताकि इसकी अमाउंट कंट्रोल में रहे। फिर जो एफएसएच है, फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सर्टोली सेल पे काम करेगा। सर्टोली सेल अभी मैंने बताया था कौन सी सेल होती है, नर्व सेल होंगी। सर्टोली सेल एबीपी को सिक्रेट करेंगी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन। इनहिबिन के नाम से पता लग रहा है कि ये एफएसएच को सप्रेस करती हैं, नेगेटिव फीडबैक भेजेगा ये हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस और हाइपोथैलेमस के पास, ताकि एफएसएच की सिक्रेशन फर्दर ना हो सके। फिर एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या काम करता है, ये काम करता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी कंसंट्रेशन करवाना इनसाइड टेस्टिस। कि देखो जो टेस्टोस्टेरोन है वो पूरे ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहेगा, तो जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस चलेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस हमें पता है टेस्टिस के अंदर होगी, तो उस टाइम पे टेस्टिस के अंदर रिक्वायरमेंट होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस स्मूथली चल सके। तो जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, एबीपी जो हार्मोन है, ये क्या काम करेगा, इस टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करेगा इनसाइड टेस्टिस, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्मूथली चल सके। तो ये था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बार मैं इसे फिर से रिपीट करती हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाइपोथैलेमस जीएनआरएच को सीक्रेट करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। फर्दर वो एडिनोहाइपोफाइसिस पे काम करेगा, दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फॉलिकुलर सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेडिक सेल पे या फिर इंटरस्टिशियल सेल पे काम करता है, ये सर्टोली सेल पे करेगा। ये सीक्रेशन करवाता है टेस्टोस्टेरोन की, ये फर्दर एबीपीएल इनहिबिन की सीक्रेशन करवाएगा। एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन दोनों मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करेंगे, और एबीपी कंसंट्रेशन करवाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस की, टेस्टोस्टेरोन जितने भी मेल करेक्टरिस्टिक है उनको कंट्रोल करता है, इनहिबिन हार्मोन है वो फर्दर सप्रेस करेगा एफएसएच को थ्रू नेगेटिव फीडबैक ऑन हाइपोथैलेमस एंड एडिनोहाइपोफाइसिस। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हुई, ये दो वीडियो के अंदर मैंने ये प्रोसेस बताई है स्पर्मेटोजेनेसिस की। और स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, इसे मैं और भी लॉन्गेट करके बता सकती थी एमएससी लेवल पे, नेट के लेवल पे, बट एज मैं फोर्थ सेम, बीएससी फोर्थ सेम के हिसाब से बता रही हूँ, तो बीएससी के हिसाब से इतना मैटर इनफ है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।